Hello everyone, I am Siddhish Warkade, your biology teacher and welcome to the EduGrown. So students, इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर 15 विच इज़ आर एनवायरनमेंट। और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम सिलेबस देखेंगे और सिलेबस देखने के बाद सिंगल वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो लास्ट तक और एंड तक बिल्कुल इत्मीनान से बैठिएगा और कॉपी पेन साथ में लीजिएगा ताकि नोट्स भी आप उसमें बनाते चले जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। तो चलिए अब हम आ चुके हैं यहाँ पे हमारे बोर्ड पे। और यहाँ पे देखिए हम स्टार्ट करेंगे क्या, चैप्टर 15 को। चैप्टर 15 में हम स्टडी करने वाले हैं आर एनवायरनमेंट और इसका जो सिलेबस है कुछ इस तरीके का है ना। देखिए आर एनवायरनमेंट में हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में, देन ओजोन है ना, जिसका जिसका फॉर्मूला क्या है, जिसका फॉर्मूला है O3 ओजोन। तो ओजोन का डिप्लीशन कंटिन्यूसली हो रहा है तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे। देन वेस्ट प्रोडक्शन, वेस्ट प्रोडक्शन और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। देन उसके बाद फिर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के बारे में भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो बेसिकली ये सारे के सारे टॉपिक जो रहेंगे एक सिंगल वीडियो में ही हम क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिरकार ये एनवायरनमेंट हम बेसिकली बोलते किसको हैं। सो बेसिकली एनवायरनमेंट दैट मीन्स आर फिजिकल सराउंडिंग्स, जो हमारे चारों तरफ है उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा एनवायरनमेंट। तो जो हमारे चारों तरफ क्या है, हमारे चारों तरफ है एयर। एयर जो रहेगा उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एयर जो होता है बेसिकली क्या फॉर्म करता है, एटमॉस्फेयर। और जो वाटर है, वाटर जो है वो क्या बनाता है, हाइड्रोस्फेयर। तो हाइड्रोस्फेयर क्या है, वाटर बॉडीज। और इसके अलावा सॉइल जो है उसकी लेयर को हम क्या बोलेंगे, लिथोस्फेयर, है ना, जिसपे अभी हम क्या कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं, विच इज लिथोस्फेयर। और इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये कंप्राइज, ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं बायोस्फीयर। सो एनवायरनमेंट को अगर हम देखें तो बेसिकली यही हमारे चारों तरफ क्या है, सराउंड में है। तो इसलिए एयर दैट मीन्स एटमॉस्फेयर, वाटर बॉडी दैट मीन्स हाइड्रोस्फेयर, सॉइल मतलब लिथोस्फेयर और ऑर्गेनिज्म मतलब बायोस्फेयर। ऑर्गेनिज्म को बेसिकली हमने डिवाइड किया हुआ है जिसको हम चैप्टर में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। और क्या है वो है प्रोड्यूसर्स, देन कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। इन तीनों के ही बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। प्रोड्यूसर्स जो कि किसी चीज़ को बनाते हैं उसको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। देन जो चीज़ बनेगी उसको कंज्यूम करने वाले क्या होंगे, कंज्यूमर्स होंगे। और किसी सब्सटेंस को तोड़ देने वाले उनको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स। अब यहाँ पे देखिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण क्या होता है कि बहुत सारे वेस्ट मटेरियल जो हैं वो क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो बेसिकली वेस्ट मटेरियल जो फॉर्म होते हैं उनको दो पर्टिकुलर कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये दोनों ही क्या है, वेस्ट के टाइप हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये दोनों क्या चीज़ हैं, थोड़ा सा हम इसको देखेंगे। बेसिकली बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंस हैं जिनको क्या किया जा सकता है, ब्रेक डाउन किया जा सकता है, जिनको तोड़ा जा सकता है, जिनको तोड़ा जा सकता है, ब्रोकन डाउन किया जा सकता है बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस। किसके थ्रू, बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू जिन सब्सटेंस को ब्रेक किया जा सकता है दे आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। ओके, तो इनको क्या करना है, इनको तोड़ना आसान है। अब ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, सिंपल सब्सटेंस में आसानी से टूट जाते हैं। और क्योंकि आसानी से टूट जाते हैं इसीलिए ये एक्चुअल में कैसे हैं, रिसाइक्लेबल हैं और नॉन पॉइजनस हैं। दैट मीन्स को हम बोल सकते हैं हार्मलेस। क्या बोल सकते हैं, हार्मलेस। क्योंकि क्या हुआ, सिंपल रबर में टूट गए तो टूट गए तो फिर क्या, किसी टाइप का कोई हार्म नहीं करेंगे तो हार्मलेस हो गए, नॉन पॉइजनस हो गए। और इसके अलावा इनको रिसाइकल भी किया जा सकता है ह्यूमन एफर्ट के थ्रू और नेचुरली भी क्या होगा, ये रिसाइकल हो जाते हैं। ठीक, सो दी सब्सटेंस आर डिकम्पोज्ड बाय फंजी, बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। तो बेसिकली इनको हम क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया और फंजी के थ्रू क्या कर सकते हैं, इनको ब्रेक डाउन या फिर डिकम्पोज कर सकते हैं। और नेचर में क्या होता है, ये फंगस और बैक्टीरिया अवेलेबल होते हैं जो आसानी से इनको क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं।
ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा नॉन बायोडिग्रेडेबल के जो कुछ पॉइंट्स है उसको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या नहीं कर सकते, ब्रोक नहीं कर सकते, दैट मीन्स इनको हम सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ओके, किसके थ्रू, बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू एक्चुअल में ये ब्रेक नहीं होते हैं, एंड दी सब्सटेंस आर इनर्ट एंड सिंपली परसिस्ट इन एनवायरनमेंट फॉर लॉन्ग टाइम। और इसके कारण क्या होता है, बहुत लंबे टाइम तक इन्वायरमेंट में ऐसे ही बने रहते हैं और इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, हार्म करते हैं। इन्वायरमेंट को क्या करेंगे, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रहते हैं वो बेसिकली लंबे टाइम तक क्योंकि डिग्रेड नहीं हो सकते और सिंपल सब्सटेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकते, इसीलिए क्या होता है वो एक ही जगह पे लंबे टाइम पे पड़े रहेंगे और फिर उस हमारे इन्वायरमेंट को या इकोसिस्टम को क्या करेंगे, हार्म करेंगे। इकोसिस्टम के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, देन बायो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। अभी बहुत लंबे टाइम तक पड़ा हुआ है तो पॉल्यूट तो करेगा ही करेगा, ठीक है, और इसका स्मॉल क्वांटिटी भी क्या कर सकता है, पॉल्यूट करता है ना। और इसको क्या कर सकते हैं, इसको रिसाइकल जो है नेचर बहुत आसानी से नहीं कर पाता, बट ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा बहुत रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक, इसके कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के, जैसे कि डीडीटी, देन इंसेक्टिसाइड, देन पेस्टिसाइड, मर्क्यूरी, लेड, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम। तो दीज आर द सब्सटेंस जो कि बेसिकली कैसे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं और पॉल्यूट करते हैं, पॉल्यूशन इंक्रीज करते हैं इन्वायरमेंट में। डीडीटी जो है उसको हम बोलते हैं डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। तो आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, डीडीटी का डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। इसके अलावा आप नॉर्मली और जनरली देखते हो कि क्या क्या चीज़ें पॉल्यूट करती हैं, जैसे कि पॉलीथीन बैग्स, है ना। तो पॉलीथीन बैग्स को क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये कैसे हैं, नॉन बायो डिग्रेडेबल वेस्ट है ना, ये जर्नली क्या नहीं होते, डिग्रेड नहीं होते, जिसके कारण ये पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। इसके अलावा रेडियो एक्टिव वेस्ट को भी और ग्लास को भी हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में रखते हैं। और इसके अलावा अगर हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की दोबारा बात करें तो टेम्परेचर, सनलाइट, इसके थ्रू भी क्या होता है, ये डिकम्पोज होता है ना। तो टेम्परेचर और सनलाइट जो है ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल को क्या करने में, रिसाइकल करने में या फिर डिकम्पोज करने में। अब इसके कुछ एग्जांपल, जैसे कि फूड वेस्ट, है ना, जो हम खाना खाएंगे, फूड खाएंगे, उसका वेस्ट जो निकलेगा। देन ट्री लीव्स, यूरिन, फीकल, देन सीवेज, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, पेपर, वुड, क्लॉथ, काउडंग, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। चलो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं इकोसिस्टम का। किसकी बात करेंगे, इकोसिस्टम। आखिरकार ये क्या होता है, तो स्टूडेंट्स इकोसिस्टम बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक क्या है, बायोटिक दैट मीन्स लिविंग थिंग्स। बायोटिक का क्या मतलब हुआ, लिविंग थिंग्स, और एबायोटिक का मतलब हुआ नॉन लिविंग थिंग्स। सो वी कैन से दैट एन इकोसिस्टम इज सेल्फ कंटिन्यूड और कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग एनवायरमेंट। ओके, तो इकोसिस्टम यहाँ पे क्या है, इकोसिस्टम बेसिकली लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक, इकोसिस्टम जो होगा उसमें एनर्जी एंड मैटर आर कंटिन्यूसली एक्सचेंज्ड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो इसमें इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी है और मैटर, ये दोनों क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं कंटिन्यूसली। ठीक है, एनर्जी एंड मैटर जो रहेगा वो कंटिन्यूसली इसमें एक्सचेंज होगा। तो इकोसिस्टम में जो होता है उसको हम दो पर्टिकुलर टाइप में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा मैन मेड इकोसिस्टम और दूसरा होगा नेचुरल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम में क्या है, जैसे कि एक्वाटिक इकोसिस्टम, देन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। दीज आर द नेचुरल इकोसिस्टम। तो एक्वाटिक में क्या है, जैसे कि मरीन, फ्रेश वाटर, मरीन में आपका सी और ओशियन, ये कैसे हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हैं। और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम
जैसे कि रिवर, लेक, पॉन्ड, पूल, दीज आर द एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आप देखोगे तो क्या आएगा, फॉरेस्ट, डेजर्ट और ग्रासलैंड। ये कैसा इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। वही अगर हम बात करते हैं मैन मेड इकोसिस्टम का, तो मेड इकोसिस्टम कौन सा होगा, ये होगा क्रॉपलैंड, एक्वेरियम एंड गार्डन। सो दीज आर द मैन मेड इकोसिस्टम, है ना। तो इस तरीके से इकोसिस्टम को हम दो पार्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम कंपोनेंट की बात करें, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डेफिनेशन में देखा था, तो दो कंपोनेंट है इकोसिस्टम के। कौन कौन से हैं, एक है बायोटिक कंपोनेंट और एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में प्लांट एंड एनिमल्स को रखा गया है। एबायोटिक कंपोनेंट में हम बोल सकते हैं एयर, वाटर एंड लैंड। बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, ये तीनों आते हैं। प्रोड्यूसर्स जो कि क्या करते हैं, जो कि खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं, ठीक। फॉर्म करने वाले को क्या बोला जाएगा, प्रोड्यूसर्स बोला जाएगा। कंज्यूमर्स जो कि किस पे डिपेंडेंट होते हैं, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं। और इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर एंड पैरासाइट। तो बेसिकली इसको चार डिफरेंट कैटेगरी में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कंज्यूमर्स को। देन डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या करेंगे, ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसको क्या बोलेंगे हम, डिकम्पोजर। जो ये काम करेंगे, जो ये ब्रेक करने का काम करेंगे, उसको हम बोलेंगे डिकम्पोजर्स। एक एक कंपोनेंट के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोड्यूसर्स की। तो प्रोड्यूसर्स क्या क्या है, प्रोड्यूसर्स जो हैं बेसिकली सभी ग्रीन प्लांट्स को बोलते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी जो क्या कर सकते हैं, उनका खुद का फूड बना सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ शुगर और स्टार्च। और ये कैसे बनाएंगे, ये बनाएंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूटिलाइज करके। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में क्या करेंगे, फूड कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे। इसको हम बोलते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस। सो दीज आर द प्लांट, है ना। तो आपको यहाँ पे प्लांट दिख रहा है। प्लांट के अलावा यहाँ पे ये क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। सो बेसिकली ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही ऑटोट्रॉफ्स हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं विच इज कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या है, दे आर ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट एज देयर फूड। तो क्या करेंगे, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेंगे, जैसे कि एनिमल्स। एनिमल्स क्या है, कंज्यूमर्स हैं। सो द कंज्यूमर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर एंड पैरासाइट। तो हमने ऑलरेडी ये देखा हुआ था। तो सबसे पहले हम हर्बीवोर की बात कर लेते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म विच गेट देयर फूड बाय ईटिंग द प्लांट, है ना। प्लांट को क्या करते हैं, सीधे ये कंज्यूम करते हैं। तो इसीलिए क्योंकि ये डायरेक्टली प्लांट को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स। जैसे कि डियर, रैबिट, रैट, ये सभी क्या है, ये सभी हैं कंज्यूमर्स। अब बात करते हैं हम कार्निवोर की। तो कार्निवोर बेसिकली क्या करते हैं, एनिमल्स को ही कंज्यूम करते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्निवर्स, जैसे कि स्नेक, वाइल्ड कैट, इनको हम प्राइमरी कार्निवर बोलते हैं। और सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर्स हैं ये, है ना। फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स जो है उसमें आते हैं कौन, डियर एंड रैबिट। सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर्स में आएंगे स्नेक, वाइल्ड कैट, जैकल, फ्रॉग। और जो इन कंज्यूमर्स को, जो बेसिकली प्राइमरी कार्निवर्स हैं, इनको कोई और एनिमल अगर क्या करता है, कंज्यूम करता है ना, मतलब ऐसे एनिमल जो कि प्राइमरी कार्निवर पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं फॉर द फूड, दे आर कॉल्ड थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर्स, जैसे कि पिकॉक, टाइगर। और ये कार्निवर्स जिसको कोई क्या नहीं कर सकता, कंज्यूम नहीं कर सकता, दैट मीन्स विच आर नॉट प्रेड अपॉन फर्दर, आर कॉल्ड टॉप कार्निवर्स, मतलब उसको कोई नहीं खा पाएगा। अब टॉप कार्निवर्स कौन है, ये टॉप कार्निवर। अब कोई भी क्या
फूड के फॉर्म में कंज्यूम कर सकता है? नो। तो इसका मतलब ये कौन है? ये है टॉप कार्निवर्स। ओके, अब आते हैं हम यहाँ पे ओमनिवर्स। ओमनिवर्स क्या होंगे? द ऑर्गेनिज्म विच फीड बोथ, जो प्लांट और एनिमल दोनों को ही फीड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ओमनिवर, लाइक ह्यूमंस। पैरासाइट क्या है? पैरासाइट बेसिकली होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, है ना। होस्ट में क्या रहेंगे? ये डिपेंड होंगे अपनी पूरी लाइफ के लिए। सो द ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इन और ऑन द ऑर्गेनिज्म ऑफ अनदर स्पीसीज, और किसके लिए रहेंगे? ये फूड के लिए। इसको हम बोलेंगे क्या? पैरासाइट, जैसे कि लाइस एंड कस्कटा। तो बेसिकली ये दोनों ऑर्गेनिज्म जो हैं, ये दोनों क्या है? पैरासाइट है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डिकम्पोजर्स का। डिकम्पोजर्स क्या होंगे? डिकम्पोजर्स, दीज ऑर्गेनिज्म बी ब्रोकन डाउन और डिकम्पोज। तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं ब्रोकन डाउन। तो ब्रोकन डाउन और डिकम्पोज द डेड प्लांट्स। डेड प्लांट्स को या फिर डेड एनिमल्स, इनको क्या करते हैं? ब्रोक करते हैं, तोड़ देते हैं। और किस में तोड़ेंगे? सिंपलर वन में। किस में तोड़ेंगे? ये सिंपलर वन में। तो सिंपलर वन में जब ये तोड़ेंगे तो इसको हम बोलेंगे डिकम्पोजर्स, जो इसको तोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो देखो यहाँ पे फंगस है, ये कौन सा फंगस है? ये मशरूम। ओके, एंड बैक्टीरिया, ये क्या है? हमारे बैक्टीरिया हैं, जो क्या करते हैं? जो बेसिकली डिकम्पोज करते हैं, चीज़ों को तोड़ते हैं। अब इनका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है स्टूडेंट्स, और वो क्या रोल है? वो ये रोल ये है कि ये हेल्प करते हैं डिकम्पोज करने में, है ना। वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं, सिंपलर वाला में तोड़ देते हैं, जिसके कारण वो क्या नहीं होते? हार्मफुल नहीं होते। इसके अलावा डिकम्पोज जो है रिलीज करते हैं किसको? मिनरल्स को, है ना। और रॉ मटेरियल ट्रैप्ड इन ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर में जो मटेरियल है, जैसे कि पत्ता टूट गया तो उस पत्ते में जो क्या है? वो ऑर्गेनिक मैटर है, उसको ये सिंपलर वन में तोड़ देते हैं, जिसके कारण सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और अगर सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है तो वहाँ पे और ज़्यादा वेजिटेशन ग्रोथ करता है। इसके अलावा डिकम्पोजर्स प्रोड्यूस सम एसिड, है ना। एसिड प्रोड्यूस करेंगे जो कि बहुत से अदर सब्सटेंस को सॉल्युबलाइज कर देंगे और सॉइल में दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए उसको अवेलेबल करवाएंगे। इसके अलावा डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? रिसाइकल द मटेरियल को रिसाइकल करते हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स। अब आते हैं हम यहाँ पे एबायोटिक कंपोनेंट्स में। बायोटिक कंपोनेंट हमारे हो गए एंड। अब एबायोटिक कंपोनेंट दैट मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में सॉइल, वाटर एंड एयर। यहाँ पे कुछ ये सॉइल, वाटर और एयर जो है, इसको हम बोलते हैं एडेफिक फैक्टर्स। तो सॉइल, वाटर और एयर जो है वो एडेफिक फैक्टर है हमारे इकोसिस्टम के, और ये क्या है? एक तरीके के एबायोटिक कंपोनेंट्स। इसके अलावा ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, दीज आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विच इज ऑल्सो एबायोटिक कंपोनेंट्स। और इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी यहाँ पे एबायोटिक होंगे। कौन कौन से हैं ये हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, जो कि हमारी बॉडी को फॉर्म करते हैं। हमारी बॉडी में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये भी क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा क्लाइमेटिक फैक्टर जैसे कि सनलाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, रेनफॉल, सो दीज आर ऑल्सो द एबायोटिक फैक्टर, है ना। जिसके कारण क्या होता है? क्लाइमेट चेंज होते हैं, है ना। अगर सनलाइट या टेम्परेचर जो है क्या होता है, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है तो क्लाइमेट पे इसका असर पड़ता है ना। तो इस तरीके से एबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे। अब आते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक विच इज फूड चेन। फूड चेन क्या है यहाँ पे? द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अनदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर फूड एनर्जी इज कॉल्ड फूड चेन। बहुत ही सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन है। होता क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए रहता है? उनको फूड चाहिए रहता है, और वो क्या करते हैं? एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो जब वो डिपेंडेंट होते हैं तो क्या होता है कि एक खाना बनाएगा, फूड बनाएगा, फिर दूसरा उसके ऊपर जो रहेगा डिपेंड होगा, फिर तीसरा उस सेकंड के ऊपर डिपेंडेंट होगा। इस तरीके से क्या होता है? एक सीरीज बनती है ना, एक सीक्वेंस बनता है, और इसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? फूड चेन।
अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये समझना जरूरी होता है कि जो फूड है बेसिकली वो सोर्स किस चीज़ का है। वो सोर्स है किसका? एनर्जी का। हम फूड क्यों खाते हैं? फॉर द एनर्जी पर्पस। अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो क्या होगा? हमको एनर्जी की कमी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे फूड तो कंज्यूम कर रहे हैं, बट फूड जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, किसका फ्लो बना रहा है? वो बना रहा है एनर्जी का फ्लो, क्योंकि फूड के थ्रू हमको एनर्जी ही मिल रही है। तो कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अगर फूड के लिए डिपेंडेंट है तो इसको हम सीधे बोल सकते हैं कि बेसिकली वो उस ऑर्गेनिज्म पे एनर्जी के लिए डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि फूड चेन जो है वो एक्चुअल में एनर्जी के ट्रांसफर को भी क्या कर रहा है? बता रहा है। तो फूड के साथ वहां पे एनर्जी भी क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। तो यहाँ पे फूड चेन जो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। मतलब वो रिवर्स में नहीं जा सकता। चलो इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज करो यहाँ पे ग्रास है। ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि क्या करते हैं? सनलाइट की हेल्प से अपना फूड खुद बनाते हैं। तो ये हो गए ग्रास, हो गए प्रोड्यूसर्स। ग्रास को कौन खाएगा, कौन फीड करेगा? इंसेक्ट्स और हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स या इंसेक्ट जो रहेंगे वो ग्रास को क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे। अब इंसेक्ट को कौन कंज्यूम करने वाला है? फ्रॉग। मतलब फूड जो है बेसिकली किसने बनाया है? यहाँ पे प्रोड्यूसर्स ने। और उस फूड के लिए डिपेंडेंट कौन है? इंसेक्ट यानी कि हर्बीवर्स। तो उसने वहाँ पे खा लिया उस फूड को, तो फूड जो है कहाँ ट्रांसफर हो गया? इंसेक्ट पे। मतलब क्या ट्रांसफर हो गया? एनर्जी। एनर्जी कहाँ पर ट्रांसफर हो गई? हर्बीवर्स में ट्रांसफर हो गई। फिर उस इंसेक्ट को किसने खाया? फ्रॉग ने। तो फ्रॉग जो है उसके अंदर क्या चला गया? फूड। अब वही फूड जो है मतलब एनर्जी अब किसके अंदर चली गई है? फ्रॉग के अंदर, विच इज कार्निवर्स। देन फ्रॉग फ्रॉग के ऊपर कौन डिपेंड रहेगा? ईगल। अब ईगल उसको खा लेगा। दैट मीन्स यहाँ पे फूड जो है कहाँ चला गया? नेक्स्ट लेवल में, जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्निवर, है ना। तो ईगल को कोई नहीं खाएगा, इसलिए ये होगा कौन? टॉप लेवल। ये कौन हो जाएगा? टॉप लेवल। तो इस तरीके से क्या है? इस तरीके से हमको एक सीक्वेंस मिलता है जिसको हम बोलते हैं फूड चेन। अब यहाँ पे इसी फूड चेन के बिहाफ पे हम क्या बना सकते हैं? हम बना सकते हैं ट्रॉपिक लेवल्स। ट्रॉपिक लेवल जो होता है वो बेसिकली पिरामिड के शेप जैसा होता है। अब ये क्यों होता है थोड़ा सा देखते हैं और ट्रॉपिक लेवल को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। अब भी जो ट्रॉपिक लेवल है आपको समझ में आ जाएगा। ट्रॉपिक लेवल्स क्या है? इन अ फूड चेन में क्या होता है? वेरियस स्टेप्स वर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। मतलब यहाँ पे फूड चेन में एनर्जी का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि एनर्जी जो है बेसिकली ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो एनर्जी जब ट्रांसफर होता है किसमें? फूड चेन में। तो जहाँ से मतलब जिस ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होगा, तो जो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप रहेगा उसी को हम बोलेंगे क्या? ट्रॉपिक लेवल, है ना। तो एग्जांपल देखो यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास था ग्रास। ग्रास जो थे वो प्रोड्यूसर्स थे और हम उसी को क्या बोल सकते हैं? ट्रॉपिक लेवल 1। क्या बोल सकते हैं उसको हम? ट्रॉपिक लेवल 1। और क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि यहां से क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है फूड। देन उस पर्टिकुलर जगह से जो एनर्जी थी वो कहां पर ट्रांसफर हुई? नेक्स्ट हमारे इंसेक्ट्स में। तो इंसेक्ट्स हुआ क्या? ट्रॉपिक लेवल 2। इंसेक्ट्स क्या हुए? ट्रॉपिक लेवल 2, क्योंकि एनर्जी ट्रॉपिक लेवल 1 से ट्रॉपिक लेवल 2 की तरफ गई। ठीक। फिर यहां से फिर कहां जाएगा? नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, विच इज फ्रॉग। तो यहाँ पे जो है कार्निवर्स हैं, तो कार्निवर्स बेसिकली क्या किस में आ रहा है? यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल 3 में। देन ट्रॉपिक लेवल 3 से फिर एनर्जी कहाँ पे गई है? ट्रॉपिक लेवल 4 में, विच इज सेकेंडरी कार्निवर्स, और वी कैन से टॉप लेवल कार्निवर्स, है ना। तो ये हो गए हमारे ईगल। तो इस तरीके से क्या होता है? हम एक फ्लो बना सकते हैं एनर्जी का। तो ये जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल में क्या होती है? ट्रांसफर होती है ना। तो ट्रॉपिक लेवल 1 से ट्रॉपिक लेवल 4 तक क्या गया है? एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है इस तरीके से। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिरकार इस ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी
मूव कर रही है ट्रॉपिक लेवल 1 से ट्रॉपिक लेवल 4 तक, तो एनर्जी का क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में एनर्जी ट्रांसफर कर रही है। तो बेसिकली एनर्जी आ कहाँ से रही है, ग्रास से। अब ये जो ग्रास के पास कहाँ से एनर्जी आई, ग्रास के पास बेसिकली एनर्जी आई है किससे, सनलाइट की हेल्प से। उसने क्या बनाया, फूड, है ना। सनलाइट की हेल्प से क्या बनाया वहां पे, फूड, सनलाइट। और इसके अलावा क्या क्या यूज हुआ था, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड NH2O। तो कार्बन डाइऑक्साइड NH2O की हेल्प से, और उसने हेल्प लिया किसका, सनलाइट, उसके थ्रू क्या बनाया, फूड बनाया। और ये फूड किस में आ गया, प्रोड्यूसर्स में आ गया। अब ये फूड मतलब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, एनर्जी। अब ये एनर्जी किस में आ गया, ग्रास में। अब ग्रास से फिर वो एनर्जी कहाँ गया, इंसेक्ट में, इंसेक्ट से फिर फ्रॉग में, फ्रॉग से फिर ईगल में। तो इस तरीके से हम बोलेंगे ट्रॉपिक लेवल 1 से ट्रॉपिक लेवल 2 में गई एनर्जी, फिर ट्रॉपिक लेवल 2 से ट्रॉपिक लेवल 3 में गया, और 3 से फिर कहाँ पे गया, 4 में गया। बट कितना कितना अमाउंट में गया, तो इसको हम समझेंगे यहाँ पे फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल कितना, ट्रॉपिक लेवल्स में कितनी एनर्जी फ्लो होती है। तो जिस तरीके से जो फूड चेन था वो मैंने बताया था वो कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल। उसी तरीके से फ्लो ऑफ एनर्जी जो होगा वो भी क्या है, यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल का मतलब ये हुआ कि एनर्जी ग्रास से इंसेक्ट में, यानी कि ट्रॉपिक लेवल 1 से ट्रॉपिक लेवल 2 में जा सकती है ना। बट ट्रॉपिक लेवल 2 से ट्रॉपिक लेवल 1 में नहीं आएगी एनर्जी। कैसे, भाई सिंपल है। अब ग्रास है, ग्रास को कौन फीड कर रहा है, इंसेक्ट। अब अब इंसेक्ट फीड कर रहा है, जब भी तो ग्रास से एनर्जी जो है वो कहाँ पे जा रही है, फूड के फॉर्म में इंसेक्ट में जा रही है, दैट मीन्स ट्रॉपिक लेवल 2 में। तो क्या ट्रॉपिक लेवल 1 ट्रॉपिक लेवल 2 को कंज्यूम कर सकता है, क्या ग्रास इंसेक्ट को खा सकता है, नो। तो इस तरीके से ये क्या नहीं होगी, ये रिवर्स में यहाँ पे नहीं आएगी। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा फिर, यूनी डायरेक्शनल, मतलब ऊपर की तरफ ही जा रहा है यहाँ पे पिरामिड शेप में। अब देखो यहाँ पे कितना जा रहा है, कितनी क्वांटिटी में जा रहा है। तो इसका एक रूल है जिसको हम बोलते हैं 10% लॉ। अब 10% लॉ क्या है, देखो ग्रीन प्लांट जो रहते हैं, जो कि क्या है हमारे ग्रास और बाकी सारे प्लांट, बट हम यहाँ पे एक फूड चेन का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, इसलिए हम इसी पर्टिकुलर जो फूड चेन है इसी से समझेंगे। अब देखो यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स हैं। ग्रीन प्लांट जो है वो 1% सनलाइट को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं फूड में। बाकी की जो सनलाइट होती है, जैसे कि ये सन है, ठीक है। अब सन के थ्रू अर्थ में क्या आती है, सनलाइट। अब जब सनलाइट आएगी तो बाकी का 99% जो होता है डिफरेंट वर्क में क्या होता है, वो यूज हो जाता है। जैसे कुछ जो है आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे एटमॉस्फेयर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर क्लाउड्स वगैरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू बाकी का जो 99% सनलाइट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा खत्म। दैट मीन्स कुछ ना कुछ और काम वो उसका होने लग जाएगा। तो बाकी का जो 1% रहेगा उसको क्या करता है, उसको ग्रीन प्लांट्स कैप्चर करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं फूड एनर्जी में। फर्स्ट पॉइंट एकदम क्लियर है। 99% जो सनलाइट होगा वो कहीं और यूज हो जाएगा, और 1% जो सनलाइट है उसको ग्रीन प्लांट कैप्चर करते हैं और फिर कन्वर्ट करते हैं फूड एनर्जी में। इतना हो गया। अब देन उसके बाद क्या होगा, देखो ये जो पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल है, दैट मीन्स ग्रीन प्लांट, ये क्या करेगा, जितनी टोटल एनर्जी बनाएगा, है ना, मतलब जितनी एनर्जी बनाएगा उसका 90% क्या करेगा, यूज कर लेगा, है ना। प्लांट जितनी एनर्जी बनाएगा इस ट्रॉपिक लेवल में, यहाँ पे हम इसको बता के बताता हूँ। ये देखो क्या किया इसने, ग्रीन प्लांट ने यहाँ पे एनर्जी बनाई। तो जितनी एनर्जी बनाई उस एनर्जी को हम बोल रहे हैं 100% एनर्जी। तो जितनी एनर्जी बनाएगा उसका 90% पार्ट क्या कर लेगा, यूज कर लेगा खुद में, खुद के काम के लिए यूज कर लेगा। अब खुद के काम क्या होंगे, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, इसमें क्या हो जाएगा, वो यूज हो जाएगा 90%। और
इसका जो रिमेनिंग एनर्जी है दैट मीन्स 10%, 10% बचा, ये 10% जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में। ठीक है, मतलब वो किस में चला जाएगा, वो ट्रॉपिक लेवल 2 में चला जाएगा। ट्रॉपिक लेवल 2 के ऑर्गेनिज्म में वो एनर्जी चली जाएगी 10%, और बाकी 90% क्या किया इसने, यूज कर लिया खुद के ग्रोथ के लिए, खुद के मेटाबॉलिज्म में। अब जितना एनर्जी इन्होंने गेन किया, अब इन्होंने 10% एनर्जी गेन आ गया, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई जो 10% एनर्जी है, जो 10% एनर्जी है, वही इनकी क्या है, टोटल एनर्जी। इनकी टोटल एनर्जी कितनी है, वही यहाँ पे हम लिखते हैं 10%, तो 10% को ही हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि भाई ये 100% है इन्हीं के लिए। अब फिर ये भी वही काम करेगा, क्या करेगा, ये भी जो इसकी टोटल एनर्जी है उसका 90% पोर्शन खुद यूटिलाइज कर लेगा खुद की ग्रोथ के लिए, है ना, खुद के रिप्रोडक्शन के लिए, खुद के मेटाबॉलिज्म के लिए, और रिमेनिंग 10% रहेगा वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर कर देगा, मतलब ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से हर ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है, 10% एनर्जी जो होती है वही ट्रांसफर होती है, और बाकी के खुद के लिए क्या हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है। इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं बता देता हूं ये, दिस ट्रॉपिक लेवल यूज 90% energy in life process like growth and reproduction, then remaining 10% of energy is transferred to the next tropic level, and this tropic level also do the same, मतलब जो next tropic level रहेगा वही same process करेगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि धीरे धीरे क्या होगा, एनर्जी का अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, कम होता चला जाता है। अब इसको हम किस तरीके से समझेंगे, इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि सपोज करो कि यहाँ पे 1000 इसकी वैल्यू है एनर्जी की, 1000 क्या है इसकी एनर्जी की वैल्यू, तो 1000 का जो 10% होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे अगले ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर करेगा, तो 100 हो गया ये। देन इसका 10% फिर क्या करेगा, ऊपर ट्रांसफर करेगा, ठीक, तो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ 10 गया, और फिर ये जो टोटल एनर्जी है इसका 10% ऊपर ट्रांसफर करेगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, 10% वो ट्रांसफर करते जा रहा है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, 10% ही डिडक्ट कर रहे हैं और बाकी का वो खुद यूज कर रहा है ना। इसी को हम बहुत ही सिंपलीफाइड तरीके से समझते हैं, ठीक है। चलो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे 10% लॉ, बहुत ही ईजी है। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक। देखो ये है, तो डायग्राम को मैंने रिवर्स कर दिया। तो बेसिकली ये डायग्राम एक्चुअल में हमको क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है हमको फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉपिक लेवल्स। तो ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का फ्लो किस तरीके से होता है। तो हमारे पास यहाँ पे है प्रोड्यूसर्स जो कि फूड बनाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स जो कि प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एंड देन टर्शरी कंज्यूमर्स। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रोड्यूसर से टर्शरी कंज्यूमर तक एनर्जी का फ्लो होता है कुछ इस तरीके से, है ना, और जो कैसा होगा, यूनी डायरेक्शनल होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि कितना परसेंट एनर्जी जो होता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, फिर दूसरे ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में, फिर यहाँ से अगले। तो यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल हम बात करेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड, देन थर्ड एंड फोर्थ। तो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, 4 ट्रॉपिक लेवल यहाँ पर हैं। अब सपोज कीजिए कि प्रोड्यूसर्स ने जो टोटल एनर्जी बनाई वो बनाई कितनी, 1000 किलो जूल एनर्जी, ठीक। अब ये 1000 किलो जूल एनर्जी का क्या करेगा, इसमें जो 90% एनर्जी है वो खुद यूटिलाइज कर लेगा, एंड 10% एनर्जी को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे 1000 का 10% क्या होगा, तो 1000 का 10% निकालना वेरी इजी, 10 क्या है यहाँ पे 100, तो दैट मीन्स 100 किलो जूल जो रहेगा वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। अब ये किस में है, प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास कितना है, 100 किलो जूल।
अब 100 किलो जूल का जो 90% हिस्सा है वो कौन यूज कर लेगा? प्राइमरी कंज्यूमर्स अपनी ग्रोथ में यूज कर लेंगे। तो और 10% ट्रांसफर कर देंगे, तो 100 का 10% क्या होगा? 10। तो 10 जो है उसने अगले ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर कर दिया। देन ये 10% किसका ट्रॉपिक लेवल है? आपका सेकेंडरी कंज्यूमर्स का। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स की टोटल एनर्जी कितनी है? 10 किलो जूल। अब 10 किलो जूल का जो 10% है वो कहाँ पे? नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफर करेगा। तो फिर 10% निकाल लो इसका, 1। तो ये हो गया 1 किलो जूल जो कि नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर हो चुका है। इस तरीके से क्या होता है? 10% एनर्जी क्या होती है? ट्रांसफर होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में। इसीलिए इसको हम बोलते हैं 10% लॉ। अब बात करते हैं यहाँ पे हम एक टर्मोलॉजी की, विच इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी क्या है? एक तरीके का क्या बोलेंगे इसको हम? फ्लो। बट किसका फ्लो? ये फ्लो है बेसिकली केमिकल्स का। किसका फ्लो है ये? केमिकल्स का। तो केमिकल्स भी क्या होते हैं? एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में फ्लो करते हैं। कि जो केमिकल प्रोड्यूसर्स के अंदर होंगे वही केमिकल्स क्या होंगे? अगली जो ट्रॉपिक लेवल है उसमें ट्रांसफर होंगे, क्योंकि फूड के साथ वो भी तो जा रहे हैं। तो फूड के साथ जो केमिकल किस में बने हैं? जो केमिकल्स ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट के ऑर्गेनिज्म में है वही केमिकल्स क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में। तो जब ये ट्रांसफर होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। और ये उन केमिकल्स की बात हो रही है जो कि क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। कैसे होते हैं? हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके थ्रू क्या होता है? हार्मफुल केमिकल क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। तो जो ट्रांसफर कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इंक्रीज विथ एवरी टॉपिक और नेक्स्ट टॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स में क्या है? केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स जो होंगे अगले ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होंगे और यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, और फिर अगले उसमें जाएंगे, फिर यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, फिर ये अगले वहाँ जाएंगे और फिर यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो इन केमिकल सब्सटेंस के साथ क्या होता है कि नीचे के जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो ऊपर जाते समय ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो ऊपर के ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स टॉप लेवल के जो होंगे, ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स होंगे उसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है? एक्यूमुलेट हो जाते हैं। इसीलिए इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो इस तरीके से हम क्या देखेंगे? accumulation of harmful chemicals increases in every tropic level, that is called biological magnification. So the maximum concentration of the harmful chemical get accumulated in the top level tropic level, है ना? जो सबसे ऊपर है उसमें सबसे ज्यादा क्या होगा? हाई हार्मफुल केमिकल्स। ठीक है, तो हाई हार्मफुल केमिकल्स क्या होंगे? एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो ये हो गया। और सबसे कम हार्मफुल केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन किस में रहेगा? ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट के ऑर्गेनिजम्स में। ओके, अब बढ़ते हैं हम यहाँ पे फूड वेब में। फूड वेब बेसिकली क्या होगा? हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन, जैसे कि ये एक सिंगल फूड चेन है और यहाँ पे ये सेकेंड फूड चेन है। अब हम क्या देखते हैं फूड चेन नंबर 1 में और फूड चेन नंबर 2 में, यहाँ पे ये जो फ्रॉग है ये एक्चुअल में किस फूड चेन से लिंक कर रहा है? फूड चेन नंबर 1 से। तो ये दो फूड चेन आपस में क्या हो रहे हैं? लिंक हो रहे हैं। इस तरीके से दूसरे फूड चेन भी क्या होते हैं? एक दूसरे से क्या करते हैं? लिंक करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? एक वेब की जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। क्या बन जाता है? वेब के जैसा स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? फूड वेब। ठीक है,
तो इस तरीके से देखो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये है आपका प्रोड्यूसर्स ट्रॉपिक लेवल 1। देन फिर यहाँ पे ये जो एरिया है ये क्या है, ये है ट्रॉपिक लेवल 2। देन उसके बाद फिर ये यहाँ पे 3 और 4। तो इस तरीके से क्या हो गया, ट्रॉपिक लेवल्स बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ट्रॉपिक लेवल का जो टॉपिक है वो तो हमारा लास्ट था, इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया। बट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फूड वेब का, तो क्लियरली समझ में आ गया होगा कि द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स which establish a network of relationship between various species are called food web. In food web, organism may occupy the position in more than one food chain. मतलब एक फूड चेन ये है और दूसरा फूड चेन ये है, तो दोनों में ही क्या करते हैं, ये जगह को ऑक्यूपाई करते हैं। An organism can obtain its food from different sources and it turn may be eaten up by different type of organisms, है ना। तो फूड वेब क्लियर। अब आते हैं हम यहाँ पे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की तरफ। एनवायरमेंट जो है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी के कारण क्या हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं किसमें, इन्वायरमेंट में, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं वो, जैसे कि डिफॉरेस्ट्रेशन, जंगल कट रहे हैं। देन ओजोन लेयर जो है वो क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है। ओजोन लेयर के बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे ये देखो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर है ये बेसिकली ओजोन होल को बता रहा है। ये क्या है, ओजोन होल। और इसके ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। इसके अलावा वेस्ट जो है वो भी सही तरीके से क्या नहीं हो पा रहा है, डिस्पोज नहीं हो पा रहा है। ओजोन लेयर के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो बेसिकली ओजोन लेयर क्या काम करता है, जो सनलाइट है उसमें यूवी रेस जो कि हार्मफुल होती है हमारे लिए, वो हमारे अर्थ तक आती है। बट जो ओजोन होता है वो हमारे को हमको क्या करता है, उससे प्रोटेक्ट करता है, उस यूवी लाइट को अंदर नहीं आने देता, जिसके कारण हम क्या बचे हुए हैं। अल्ट्रा वायलेट यूवी ये क्या करता है, ये बहुत सारे हार्मफुल चीज़ें करता है, जैसे कि कैंसर कॉज कर सकता है। आईज में क्या कर सकता है, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट मतलब आईज से देखना बंद हो जाएगा, है ना, अंधापन जिसको हम बोलते हैं, तो कैटरेक्ट हो जाता है। देन इसके अलावा हमारा इम्यून सिस्टम को वीकन करेगा। ठीक, तो ये सारे काम जो हैं किसके हैं, अल्ट्रा वायलेट के हैं। और अल्ट्रा वायलेट को कौन एब्जॉर्व कर लेता है, ये एब्जॉर्व कर लेता है आपका ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये हमें क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है एक तरीके से। और ओजोन की एक खास बात है कि ओजोन जो रहता है वो एक्चुअल में अगर ऐसे नॉर्मली यहाँ पे रहे ओजोन, दैट मीन्स ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। अगर ये हमारे आसपास रहे तो ये बहुत ही पॉइजनस होता है ग्राउंड स्टेज लेवल में, है ना। तो ये कहाँ मिलता है पहले देख लेते हैं। ये बेसिकली हमारे अर्थ से 12 टू 50 किलोमीटर के आसपास क्या है, के ऊपर ऊंचाई में क्या होता है, ये मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओजोनो स्फेयर। और बेसिकली इस स्फेयर का नाम है स्ट्रेटोस्फेयर, है ना। तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या मिलेगा हमको, ओजोन की लेयर मिलेगी, जो कि एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है अर्थ के लिए। अगर हम बात करते हैं कि ये बनता कैसे है, तो ओजोन जो होगा वो फोटोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू बनता है। तो अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन आता है तो आप ओजोन का फॉर्मेशन आसानी से लिख सकते हैं। ओजोन क्या करता है, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन करता है, जिसमें ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है यूवी लाइट के कारण क्या करेगा, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में स्प्लिट हो जाएगा। O2 क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा और दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अलग अलग बना लेगा, और फिर एक नया ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या करेगा, उस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, O3, दैट मीन्स ओजोन। So we can say UV radiation break down the O2 molecule into free oxygen atom, and oxygen atom then combined with oxygen molecule to form the ozone molecule. अब यहाँ पे डिप्लीशन क्यों हो रहा है, क्यों टूट रहा है बार बार ये ओजोन होल, जो मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था, ये आखिरकार बार बार हो क्यों रहा है। ये क्या है, ओजोन होल, जो कि कहाँ पे है, एंटार्क्टिका में। तो एंटार्क्टिका में यहाँ पे ओजोन होल है। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ क्लोरीन। किसके कारण, क्लोरीन के कारण।
अब ये जो क्लोरीन का एटम है ये ऑक्सीजन के साथ जैसे ही मिलता है तो O2 को अलग कर देता है ना, क्या करता है, O2 को अलग कर देता है और यहाँ पे क्या बनता है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड। क्या बन जाता है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड। और क्लोरीन मोनोऑक्साइड जो रहता है वापस से फिर किसमें बना देता है, क्लोरीन बना लेता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्लोरीन प्लस ऑक्सीजन, सॉरी ओजोन, क्लोरीन प्लस ओजोन, इसको ये दोनों रिएक्ट करेंगे और O2 को अलग कर देगा और क्या बना लेगा यहाँ पे, क्लोरीन मोनोऑक्साइड। तो ये रिएक्शन होती है बेसिकली, जिसके कारण क्या होगा, ओजोन क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, बार बार टूट रहा है। तो ये क्लोरीन है। अब ये क्लोरीन कहाँ से मिल रहा है, ये क्लोरीन मिल रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक इनर्ट केमिकल होता है जिसको हम यूज़ करते हैं एसी में, है ना, या फिर फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं इसको हम, है ना। इस गैस को यूज़ करने के कारण क्या होता है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहता है वो बेसिकली कहाँ तक जाता है, जहाँ तक ओजोन की लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में, और वहाँ जाके फिर ये रिएक्शन करने लग जाता है। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका जिम्मेदार है। और बेसिकली एक क्लोरीन एटम ये 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, अब द डिक्लाइन ऑफ ओजोन लेयर thickness in Antarctica was first discovered in 1985। 1985 में पता चला कि भाई उसमें तो अंटार्कटिका के पास एक ओजोन की लेयर ही टूट रही है और उसको हमने क्या बोला, ओजोन होल बोला। इसी को देखते हुए जो UNEP दैट मीन्स यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम बनाया। अब इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण हमने CFC को क्या कर दिया, बैन कर दिया और इसको हमने बोला क्योटो प्रोटोकॉल। ये कब किया, 1986 में। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि धीरे धीरे क्या हुआ, ये ओजोन जो है वापस रिकवरी करने लगा। ठीक है, तो ये जो रिकवरी की इमेजेस हैं आपको क्लियरली दिख रही हैं किस तरीके से यहाँ पे रिकवरी हो रहा है। अब आते हैं हम यहाँ पे गार्बेज डिस्पोजल में। नेक्स्ट टॉपिक गार्बेज डिस्पोजल है। बेसिकली क्या है यहाँ पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड राइज इन डिमांड consumers goods have created a major problem in the form of waste and garbage। मतलब वेस्ट और गार्बेज बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है खासतौर पे अर्बन सिटीज़ में। तो उसको डिस्पोजल करने के क्या क्या तरीके हैं, बायोगैस प्लांट बना दिए जाएं, है ना। बायोगैस प्लांट से क्या होगा, जो बायोगैस फॉर्म होगी काउडंग से और वो मैन्योर में भी कन्वर्ट होगा। इसके अलावा क्या है, इंसिनरेशन में क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे उसको हम क्या करेंगे, बर्न करते हैं। ठीक, या फिर अगर नेक्स्ट पॉइंट है आपका लैंडफिलिंग। जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको डंप कर सकते हैं, है ना, जहाँ पे लोग कम हो, बुलडोजर के थ्रू उसको क्या कर सकते हैं, दबा के। देन ओपन डंपिंग, जो वेस्ट रहता है उसको सिलेक्टेड एरिया में उसको हम डंप कर सकते हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये क्या करता है, पॉल्यूशन कॉज करता है। कंपोस्टिंग में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर में। देन रिसाइकल कर सकते हैं, रिसाइकल के अलावा रीयूज़ कर सकते हैं। रिसाइकल जो होता है बेसिकली नॉन बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल होते हैं उनको रिसाइकल कर सकते हैं और उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं, बार बार उसको यूटिलाइज करना चाहिए। तो ये हो गए गार्बेज डिस्पोजल की टेक्निक्स। सो ये हो गया चैप्टर एंड। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, और अगर अच्छा आपको वीडियो लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।